नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैनग्रोव क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि बजट 2023-24 में मैनग्रोव के विषय में क्या घोषणा की गई है। हम लोग मैनग्रोव के महत्व को भी देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि यह मिस्टी क्या है, MISSTI। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैनग्रोव समाचारों में क्यों रहे हैं। देखिए, यूनियन बजट 2023-24 में जो हाल ही में पेश हुआ है, उसमें फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने मिस्टी की घोषणा की। वैसे मिस्टी का बांग्ला में अर्थ होता है मिठाई, लेकिन यहाँ मिस्टी का अर्थ है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अर्थात यह एक ऐसा प्रयास होगा मैनग्रोव के को लेकर जिससे कि उनके शोर लाइन का हैबिटेट जो है, तटीय पर्यावास उनका बेहतर हो और उनके आसपास रहने वाले लोगों को बेहतर आय के साधन भी उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि नवंबर 2022 में मिस्र में COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि UNFCCC के अंतर्गत होता है, के दौरान मैनग्रोव अलायंस को भारत ने ज्वाइन किया है। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इस संस्था का नाम है और इस अलायंस को भारत ने ज्वाइन किया है और इसका उद्देश्य है मैनग्रोव का विश्व में संरक्षण करना। अब हम लोग जान लेते हैं कि मैनग्रोव क्या होते हैं। मैनग्रोव तटीय नमकीन जल में उगने वाले पेड़ या झाड़ियां होती हैं। ये आमतौर पर कोस्टल इंटरटाइडल जोन में उगते हैं। कोस्टल इंटरटाइडल जोन क्या होता है? तो देखिए, कोस्ट के पास जो वह जोन जिसमें कि ज्वार का पानी आता है और फिर चला जाता है, उसे ही इंटरटाइडल जोन कहते हैं, यानी टाइड्स के बीच का जोन। यानी यह क्षेत्र जो है वह निम्न ज्वार में तो पानी से ऊपर रहता है, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो पानी में यह डूब जाता है। दाईं ओर आप चित्र में देख सकते हैं इंटरटाइडल जोन को। अब हम लोग जान लेते हैं कि मैनग्रोव का प्रसार विश्व में कहां कहां है। मैनग्रोव उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक्स, उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन समशीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं। सबों में ये तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में मैनग्रोव फैले हुए हैं, लेकिन इनकी जो सघनता है वह विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है। अगर यहां पर आप चित्र में देखें, दाएं ओर जो तस्वीर दी गई है उसको देखें, तो आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया का जो आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मैनग्रोव स्पीशीज की बहुलता है। यानी वहां पर मैनग्रोव के ढेर सारे प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर भारत में हम मैनग्रोव की स्थिति को देखें तो दक्षिण एशिया का लगभग 3% मैनग्रोव भारत में पाया जाता है और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2021 के हिसाब से देखें, यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो भारत में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में मैनग्रोव वन फैले हुए हैं। एग्जैक्टली कहूं तो 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैनग्रोव वन फैले हुए हैं, जो कि भारत के भौगोलिक विस्तार का 0.15% है। और अगर इनकी वृद्धि की बात करें तो 2019 से 2021 में मैनग्रोव वन क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और 1987 से 2021 में यह वृद्धि 946 वर्ग किलोमीटर की हुई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछली सेंचुरी में भारत ने लगभग 40% मैनग्रोव वन क्षेत्र को खो दिया है और केरल में तो 30 सालों में ही 95% मैनग्रोव वन विनष्ट हो गए हैं। भारत में मैनग्रोव 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, 2114 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है मैनग्रोव वनों के लिए। इसके अलावा भारत में अंडमान क्षेत्र, गुजरात का कच्छ और जामनगर क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर पिछले साल की तुलना में वृद्धि की दृष्टि से देखें तो उड़ीसा और महाराष्ट्र में मैनग्रोव वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात में इसके क्षेत्रफल में कमी हुई है। इसे आप दाएं डेटा जो दिया हुआ उसमें आप पॉज करके देख सकते हैं।
अब मैनग्रोव के पर्यावरण को हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि मैनग्रोव इंटरटाइडल जोन में उगते हैं और समुद्र के किनारे होते हैं, कोस्टल एरियाज में होते हैं। तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो निश्चित रूप से मैनग्रोव जो होंगे वो साल्ट टॉलरेंट होंगे, सब यानी समुद्र के खारे जल को सहने की इनमें क्षमता होगी। ये लवण सही होते हैं, इसलिए इन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। अब इनके पर्यावरण की विशेषता को हम लोग देखें तो तट के किनारे होते हैं, नमकीन जल होता है, तो नमकीन जलीय पर्यावरण में उगते हैं और इनका जो तटीय परिस्थितियां होती हैं बहुत ही कठोर होती हैं। तट के किनारे हैं तो बार बार वेव एक्शन का भी सामना करना पड़ता है इन्हें, क्योंकि ये 2 बार ज्वारी जल में दिन रात में डूब भी जाते हैं। और जब पानी आएगा तो निश्चित रूप से वहां जल जमाव होगा और कीचड़ की भी स्थिति पैदा होगी, और जब कीचड़ होगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी वैसे जल में। तो इन सब को देखते हुए मैनग्रोव ने कई अनुकूलनों का विकास कर लिया है, कई सारे एडेप्टेशन उनमें आ गए हैं। सबसे पहला है कि टिके रहने के लिए अनुकूलन, फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए अनुकूलन, क्योंकि यहाँ जिस क्षेत्र में ये उगते हैं उसकी मिट्टी दलदली होती है, तो इन्हें टिके रहने के लिए स्टिल्ट रूट्स और प्रॉप रूट्स की सहायता लेनी पड़ती है, यानी इनके जड़ ही इन्हें टिकाए रखते हैं पेड़ों को ऊपर। आप चित्र में देख सकते हैं कि जड़ें पेड़ों से निकलकर जमीन में जम गई जाती हैं और पेड़ को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कम ऑक्सीजन के लिए कैसे इन्होंने अनुकूलन का विकास कर लिया है। हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और यह जो भोजन बनाने की इनकी प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यह जो एनर्जी तैयार हो जाता है उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर उसका उपभोग करने के लिए, उसको अपनी वृद्धि के लिए प्रयोग करने के लिए पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह प्रक्रिया उनके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ऑक्सीजन पौधों के विकास के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो इसी ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसे अनुकूलनों का विकास कर लिया है कि ये बेहतर ढंग से वहां पर जी पाते हैं। इसके लिए इन्होंने 2 तरह के अनुकूलनों का विकास किया, लेंटिसेल्स और न्यूमेटोफोर्स। लेंटिसेल्स इन पेड़ों के, मैनग्रोव के पेड़ जो होते हैं उनके छिद्रदार छाल होते हैं। अब इन छाल के छिद्रदार होने से ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पाते हैं, इससे इनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ऐसा लाल मैनग्रोव राइजोफोरा मैंगल में अनुकूलन विकसित हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा अनुकूलन है वो है न्यूमेटोफोर्स। ये जड़ से मिलते जुलते अंग होते हैं और जड़ से ही जमीन के भीतर से ऊपर निकले हुए रहते हैं। ये स्ट्रॉ की तरह होते हैं और इनसे पौधे, ये पेड़ सांस ले पाते हैं। ऐसा अनुकूलन काले मैनग्रोव में देखा जाता है, एविसेनिया जर्मिनेंस में। अब चूंकि ये लवणीय वातावरण में रहते हैं तो उसके लिए अनुकूलन जरूरी है, क्योंकि नमक किसी भी पेड़ को खा जाएगा, उसे गला देगा। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो सुबेरिन नाम की एक बायोपॉलीमर, यानी जीव में जन्मा, जीव में उपजा पॉलीमर कि कठोर सुरक्षा परत से युक्त होती है इनकी जड़ें। सुबेरिन की जो परत होती है काफी कठोर होती है। इससे क्या होता है कि जड़ों में नमकीन पानी नहीं घुस पाता है और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। दूसरा जो इन्होंने अनुकूलन विकसित कर लिया वो है पत्तों में साल्ट ग्लैंड्स। पत्तों में साल्ट ग्लैंड हो जाने से ये मैनग्रोव्स समुद्री जल को शोषित करते हैं, उसके नमक को पत्तियों के माध्यम से बाहर कर देते हैं, वाष्पीकृत होकर नमक के क्रिस्टल्स जो है वो पत्तियों पर आ जाते हैं, जैसा कि आप बाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। तीसरा एक और अनुकूलन इन्होंने विकसित कर लिया है। ये क्या करते हैं, पौधे पानी को खींचते हैं और पानी से में जो नमक होता है उसे अपनी पत्तियों में भंडारित करते जाते हैं, और पत्तियों में जब नमक होगा उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी,
तो उसे डाइल्यूट करने के लिए पत्तियों में थोड़ी जल की मात्रा अधिक रखी जाती है ताकि पत्तियां बनी रह सकें, टिकी रह सकें, जीवित रह सकें। और एक बार जब बहुत ज्यादा नमक की मात्रा हो जाती है तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है पुरानी होकर। अब चूंकि वहां पर वातावरण कोस्टल वातावरण है, यानी गर्मी भी बहुत रहती है और ताजे जल की उपलब्धता भी कम रहती है, तो जल की क्षति को रोकने के लिए भी इन्होंने अनुकूलन का विकास कर लिया है। सबसे पहले तो पत्तियों के छिद्र, जो स्टोमेटा जिन्हें हम कहते हैं, उनको खुलने से रोकने की इनकी क्षमता होती है। अब उन्हें बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि पत्तियों से हवा, क्या पानी वाष्पीकृत होकर भी नहीं निकल सकता है। उन छिद्रों को रोक देने से जल वाष्पीकृत होकर नहीं निकल पाता और जल संरक्षित इनमें ही रह जाता है, पेड़ों में ही रह जाता है। दूसरा, ये अपनी पत्तियों की दिशाओं को भी रीओरिएंट कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। ऐसा करने से दोपहर में जब कड़ी धूप होती है तो ये पत्तियों की दिशा बदल देते हैं, यानी जिधर कम धूप हो उधर ये चले जाते हैं। तो ऐसे में जल का वाष्पीकरण कम हो जाता है और जल संरक्षित रह जाता है इनके भीतर। अब बीज संबंधी अनुकूलन, क्योंकि हर एक पौधे को अपने बीज को विकसित करने के लिए, बीज को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन इनका जो वातावरण है वह बहुत ही कठोर है। तो उसके लिए इन्होंने क्या विकास कर लिया, विविपेरस हो जाते हैं ये, यानी इनके बीज जो है वो पेड़ में लगे लगे ही बड़े हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं। और एक बार जब बड़े हो गए, जैसा कि आप ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं दाइयों, एक बार जब बड़े हो गए तो वो फिर अलग होकर पानी में तैरने लगते हैं और उसके बाद फिर इन्होंने एक अनुकूलन का विकसित कर लिया है। ये अपने घनत्व को बदल सकते हैं। अब जब इनमें इतनी बड़ी जड़ें हो जाती हैं कि वो मिट्टी में रोपा सकती हैं, तो ये इतने अनुकूलित हो रखे हुए रहते हैं अपने आप को कि अपना घनत्व बदलकर खड़े खड़े या लेटे लेटे पानी में तैर सकते हैं। और जहां पर इन्हें कीचड़ मिल जाता है वहां ये खड़े होकर, यानी उदग्र वर्टिकल हो जाते हैं और कीचड़ में रोपा जाते हैं। अगर वहां पर सही वातावरण नहीं मिलता तो एक बार फिर से ये लेटकर, घनत्व बदलकर लेट जाते हैं और फिर पानी में तैरते हुए दूर तक चले जाते हैं अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में। अब हम लोग मैनग्रोव के महत्व को जान लेते हैं। देखिए, मैनग्रोव का हमारे पर्यावरण और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि ये तटों के पास रहते हैं, तो और तटों में ही साइक्लोन्स, सुनामी इत्यादि आते हैं, तो तटों की सुरक्षा के लिए ये एक कसन का काम करते हैं। बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उसका पहली मार उसकी ये मैनग्रोव से झेलते हैं। दूसरा, ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, क्योंकि ये उस क्षेत्र में उगते हैं, वहां से मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं और फिर वहां पे फिर दब जाते हैं। तो एक तरह से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण चलता रहता है। जल चक्र को भी वहां पर ये बनाए रखते हैं। इनकी जड़ों में अनेक प्रकार के जीव संरक्षण पाते हैं। ये जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, एक नर्सरी का काम करते हैं और कार्बन संग्रहण केंद्र का भी ये काम करते हैं। ये ब्लू कार्बन को स्टोर करने में माहिर हैं। पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं और उससे पौधों के तने, पत्तियां, जड़ें, शाखाएं इत्यादि बनती हैं। और जब पौधे पुराने हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं पानी में, मर जाते हैं, उनकी पत्तियां उनसे अलग हो जाती हैं और फिर वो समुद्र की सतह में ही दब जाती हैं। अब समुद्र की सतह में दब जाने से इनके भीतर जितने भी कार्बन है, यानी पत्तियों के रूप में, पौधों के रूप में, शाखाओं के रूप में, तने के रूप में, पौधे के अन्य हिस्सों के रूप में, वो सब सी फ्लोर में ही दब जाती हैं। तो यह जो दबा हुआ कार्बन होता है इसे ही ब्लू कार्बन कहते हैं। तो ये ब्लू कार्बन के स्टोर करने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। अब अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो इनका महत्व हमें और भी स्पष्ट हो जाता है। मैनग्रोव ज्वार भाटा और साइक्लोन इत्यादि के लिए एक बैरियर का काम करते हैं, प्राकृतिक बैरियर है, प्राकृतिक सीमाएं हैं उनके लिए। और इसके कारण ये मैनग्रोव के इकोसिस्टम जो है
वह लगभग 65 बिलियन डॉलर मूल्य की संपत्ति के नुकसान को ये रोकते हैं। 15 मिलियन लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाती हैं, उनकी खतरे को कम करते हैं हर साल। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी के स्थलीय हिस्से में जो जंगल हैं उनसे 10 गुना अधिक कार्बन स्टोर करते हैं प्रत्येक हेक्टेयर में, जबकि स्थलीय जंगल की तुलना में ये पृथ्वी की सतह का मात्र 0.1% क्षेत्र ही कवर करते हैं। मैनग्रोव पर लगभग 341 थ्रेटेंड स्पीशीज निर्भर है। इनकी जड़ों में मछलियां, घोंघे, शार्क इत्यादि अपने बच्चों को रखते हैं, अंडों को देते हैं, और यह मैनग्रोव सबका संरक्षण करता है। इतना ही नहीं, मैनग्रोव के जल से ऊपर वाले हिस्से में सारस, बाज, बंदर इत्यादि अन्य जीव भी अपना आवास पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के मछली का 80%, जितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं उसका 80% मैनग्रोव वनों पर निर्भर है किसी न किसी तरीके से। तो मैनग्रोव का काफी अधिक महत्व है। अब मैनग्रोव के ऊपर अनेक खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का अर्थ हुआ कि पानी में उगाए जाने वाले जीवों की खेती करना। एक्वाकल्चर में मछलियां, घोंघे, श्रिम्प इत्यादि की खेती की जाती है, इत्यादि को उपजाया जाता है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र के रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, कृषि के लिए जमीन को रिक्लेम करना इत्यादि से भी मैनग्रोव को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इन सब कार्यों के लिए कहीं न कहीं मैनग्रोव वनों को रास्ते से हटाना पड़ता है। इसके अलावा जो इनके ऊपर एक बड़ा खतरा है वह है समुद्र तल में वृद्धि। समुद्र तल में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि उसके लिए पर्याप्त अनुकूलन करने में ये सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये कीचड़ पर निर्भर रहते हैं अपने आपको बनाए रखने के लिए, और इतनी जल्दी उस कीचड़ का निर्माण नहीं हो पाता है। और इसलिए बढ़ता हुआ समुद्र तल इनके लिए काफी बड़ा खतरा है। इसके अलावा इन्वेसिव स्पीशीज, ऐसी ऐसी प्रजातियों को इन क्षेत्रों में लगा देना जिससे कि इनके ऊपर खतरा उपज जाता है। जैसे चाइना में स्पार्टीना अल्टरनी फ्लोरा नाम के एक मार्स ग्रास, कीचड़ वाले क्षेत्र में उगने वाले घास को लगाया गया 1979 में। इसका उद्देश्य यह था कि तटीय क्षेत्रों में मिट्टी का जो अपरदन होता है उसे रोका जाए, लेकिन यह घास इतनी तेजी से फैला कि यह मैनग्रोव वनों के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा करता चला गया। इसी प्रकार अमेरिका में नीलगाय को इन क्षेत्रों में लाया गया एक शिकार के रूप में, शौकिया शिकार करने के लिए नीलगायों को लाया गया, लेकिन नीलगाय संख्या में काफी बढ़ती गई और वो मैनग्रोव वनों को खाने लगी। इससे मैनग्रोव के ऊपर बड़ा खतरा आ गया। अब हम लोग जान लेते हैं मिस्टी के बारे में। मिस्टी का अर्थ हुआ मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है कि तटीय क्षेत्र के पर्यावास का विकास करना और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका के अवसरों को भी बेहतर करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैनग्रोव के बीजों का रोपण किया जाएगा और इसके लिए मनरेगा और कैंपा, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड का प्रयोग किया जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मैनग्रोव के बीज से एक बड़े पेड़ के बनने का जो काल है, जिसे जेस्टेशन पीरियड हम कहेंगे, वो काफी लंबा होता है। इसलिए इसे पर्याप्त संरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए सामुदायिक भागीदारी काफी आवश्यक होगी। अब हम लोग देख लेते हैं एक एमसीक्यू को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी गुजरात, डी अंडमान निकोबार। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के शुरुआती अंश में ही दिया गया है। हम लोग उत्तर को देख ही लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जरूरी सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।